हालांकि बेंगलुरु में शरद पवार को छोड़कर एंटी मोदी मोर्चे के ज्यादातर नेता पहुंच चुके हैं। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, ममता बनर्जी, नीतीश कुमार, लालू यादव, तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव, उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे, अरविंद केजरीवाल, भगवंत मान, उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती से लेकर जयंत चौधरी तक सारे नेता बेंगलुरु में कांग्रेस के मेहमान बन चुके हैं। इस वक्त कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया 26 विपक्षी दलों के नेताओं के लिए डिनर होस्ट कर रहे हैं। पटना में जो मीटिंग हुई थी उसके बाद केजरीवाल इसलिए नाराज होकर निकल गए थे क्योंकि कांग्रेस ने दिल्ली सरकार के संबंध में केंद्र सरकार के ऑर्डिनेंस के खिलाफ सपोर्ट का कमिटमेंट नहीं किया। केजरीवाल मिलने का वक्त मांगते रहे लेकिन खड़गे ने मिलने का टाइम नहीं दिया। इसलिए केजरीवाल ने साफ साफ कहा था कि अगर कांग्रेस ऑर्डिनेंस के खिलाफ आम आदमी पार्टी के साथ खड़ी नहीं होगी तो वो बेंगलुरु में होने वाली मीटिंग में नहीं जाएंगे। इसलिए कांग्रेस ने इस मुद्दे पर अपने पांव पीछे खींचे। दिल्ली और पंजाब के नेताओं के विरोध के बावजूद ऑर्डिनेंस के मुद्दे पर केजरीवाल को सपोर्ट करने की बात कही। हालांकि आज की कांग्रेस ने कहा कि उसने सिर्फ एक ऑर्डिनेंस का सपोर्ट नहीं किया है। जब भी संविधान का उल्लंघन होगा, जब भी संविधान की मर्यादा को तोड़ा जाएगा तो कांग्रेस उसका विरोध करेगी। देखिए, कांग्रेस जो है केजरीवाल का मुद्दा या आम आदमी पार्टी का मुद्दा करके नहीं, कि ये मुद्दा जो है फेडरल स्ट्रक्चर का, स्टेट को जो वीकन करने की कोशिश कर रही है उसका, जो पावर जो है उसको छीनने का, स्टेट की ऑटोनॉमी को खत्म करने का, ये सब मुद्दे हैं ना, ये लार्जर इश्यूज है। सिर्फ दिल्ली के साथ नहीं, किसी भी स्टेट के साथ हम ये होने नहीं देंगे। इस तरीके के ऑर्डिनेंस आएंगे तो हम उसके खिलाफ खड़े रहेंगे। कांग्रेस ने ऑर्डिनेंस पर सपोर्ट की बात कही तो आम आदमी पार्टी के सुर अचानक बदल गए। आम आदमी पार्टी ने फौरन पॉलिटिकल एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग बुलाई और केजरीवाल ने बेंगलुरु जाने का फैसला लिया। आज आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा ने कहा, कांग्रेस के बयान से साफ हो गया कि अगले चुनाव में बीजेपी सत्ता से बाहर जा रही है। दिल्ली का जो काला अध्यादेश है, इसे केवल दिल्ली के चश्मे से देखना एक गलती होगी। इसे आप भारत के परिप्रेक्ष्य में देखें। दिल्ली में तो भाजपा ये एक प्रयोग कर रही है। अगर ये दिल्ली ऑर्डिनेंस, दिल्ली का अध्यादेश दिल्ली में ये प्रयोग किया जा रहा है, अगर ये सफल हो जाता है तो बीजेपी इसे भारत भर में लागू करेगी। पूरे हिंदुस्तान के हर गैर भाजपा सूबे में लागू कर एक एक सरकार को ध्वस्त करेगी। सब्जेक्ट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, उनके विचाराधीन आने वाले जो विषय हैं उनको खींच लेगी और सारे सरकारों को, गैर भाजपा सरकारों को नपुंसक करने का काम करेगी। इसीलिए हम कह रहे हैं कि इस काले अध्यादेश को रोकना बहुत जरूरी है। अरविंद केजरीवाल जी के आह्वान पे तमाम राजनीतिक दल साथ आए, सबने विश्वास जताया कि हम सब मिलकर इस अध्यादेश का मुकाबला करेंगे। और उसी श्रृंखला में कल कांग्रेस ने भी अपनी जो पोजीशन है उसे सार्वजनिक तौर पर रखा है, बात क्लियर कर रही है। और कल की गतिविधियां ये साफ कर देती हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी 2024 में वापस नहीं आ रहे हैं। केजरीवाल कांग्रेस के साथ खड़े हो गए, लेकिन इसके साथ साथ कई सवाल भी खड़े हो गए। पंजाब में, दिल्ली में आम आदमी पार्टी कांग्रेस के लिए कितनी सीटें छोड़ेगी? इस सवाल का जवाब न कांग्रेस के नेताओं के पास है न केजरीवाल के पास। इसी तरह ममता बंगाल में लेफ्ट और कांग्रेस के लिए कितनी सीटें छोड़ेंगी? केरल में लेफ्ट और कांग्रेस कितनी कितनी सीटों पर लड़ेंगे? यूपी में अखिलेश यादव कांग्रेस को कितनी सीटें देंगे? ये ऐसे सवाल हैं जो विरोधी दलों के नेताओं को परेशान करते हैं। आज ये सवाल पूछा गया सीताराम येचुरी से, तो उन्होंने कहा कि मोटे तौर पर समझौता होगा। जहां जहां सीधी फाइट है वहां फाइट भी होगी, लेकिन जहां बीजेपी मजबूत है वहां विरोधी दल मिलकर लड़ेंगे, जिससे विपक्ष का वोट बंट न जाए। धुर विरोधी पार्टियां हैं, जैसे बंगाल की बात करें, तृणमूल कांग्रेस लेफ्ट और कांग्रेस एक साथ हैं, तृणमूल एक तरफ है, लेकिन धुर विरोधी हैं। आपका मजाज मिलता नहीं है एक दूसरे से। ऐसे केरल में आपकी और कांग्रेस की लड़ाई है। कांग्रेस इस विपक्षी कुनबे को एकजुट करने में लगी है। कैसे हो पाएगा? वैसे ही हो पाएगा जैसे 2004 में हुआ। 61 हमारे वामपंथी एमपी जीत के आए थे लोकसभा में, 57 उनमें से कांग्रेस के कैंडिडेट को हराकर लोकसभा में पहुंचे। उसके बाद डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार बनी ना, बनी कि नहीं? 10 साल चली कि नहीं? वही होगा।
कई सारे स्टेट्स के अंदर, राज्यों के अंदर ये डायनामिक्स अलग होंगे और वो है हमारे देश की वास्तविकता और वो है देश की ठोस परिस्थितियां। और कोशिश यही है कि हर स्टेट के अंदर विपक्ष के वोटों के बंटवारे से भाजपा को कम से कम फायदा मिले। कई सारे स्टेट ऐसे होंगे जहाँ पे ये संभव नहीं होगा कि सब इकट्ठा हो। उसके बावजूद जो है हमारी पुरानी अनुभव दिखाई, 1996 की अनुभव है, 2004 का अनुभव है, इसके बावजूद भी एक सरकार बनने की संभावना है विपक्ष की, जो हम समझते हैं कि आज के दिन ये बहुत जरूरी है हमारे देश के हित में। कांग्रेस के नेताओं ने भी यही बात कही। जयराम रमेश ने कहा, इस बैठक में सीटों पर बात नहीं होगी। फिलहाल विपक्षी दलों के गठबंधन का नाम, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम और चुनावी रणनीति पर चर्चा होगी। जयराम रमेश ने कहा कि विपक्षी एकजुटता देखकर बीजेपी घबरा गई है, इसीलिए उसी दिन एनडीए की बैठक बुलाई गई। प्रधानमंत्री और बीजेपी भोखलाई हुई है कि पटना के बैठक के बाद अचानक प्रधानमंत्री को एनडीए का ख्याल आया। एनडीए में नई जान फूंकने की अभी प्रयास हो रही है। अब तक तो एनडीए का जिक्र नहीं हुआ करता था। अचानक कुछ 4-5 दिनों से हम पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं कि एनडीए की बैठक कल बुलाई गई है। तो ये अचानक एनडीए जो एक भूत बन गया था, उसमें एक नई जान फूंकने की कोशिश की जा रही है और ये पटना सम्मेलन का एक नतीजा है। जो पटना में शुरुआत की गई थी 23 जून को, 18 जुलाई को बेंगलुरु में इसको आगे ले जाएगा और आप देखते रहेंगे कि एक रचनात्मक कार्यक्रम देश के सामने इन 26 पार्टियों के द्वारा भी तय किया जाएगा। जवाब में बीजेपी ने फिर एक ऐसा सवाल पूछ दिया जिसका जवाब विरोधी दलों के पास नहीं है। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि विरोधी दलों ने बारात तो जुटा ली, अब ये भी बता दें कि दूल्हा कौन है। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि आज देश को एक मजबूत नेता की जरूरत है, लेकिन विपक्षी दल बेंगलुरु में इसलिए मिल रहे हैं क्योंकि वो एक दूसरे को करप्शन, हिंसा और कुशासन की ट्रेनिंग देना चाहते हैं। वहां गठबंधन की राजनीति पर बात होगी कि ट्रेनिंग कैसे होता है, फ्लड का मिसमैनेजमेंट होता है तो केजरीवाल की सरकार से सीखिए। लोकतंत्र का गला कैसे घोटा जाता है तो ये जरा आप ममता जी से सुनिए। शिक्षक घोटाला कैसे होता है तो ममता जी की सरकार से सुनिए। कोयला घोटाला का नया स्वरूप कैसे आता है तो ममता जी के सहयोगियों को सुनिए। और चारा घोटाला, अलकतरा घोटाला में किस तरह से चारा खाया जाता है, अलकतरा पिया जाता है, ये आप लालू प्रसाद से सुनिए। इसी की ट्रेनिंग होगी ना वहां पर। अगर भगवान न करे बालाकोट ऐसी स्थिति दोबारा करने की जरूरत हुई तो क्या पहले कोalition की बैठक करेंगे और पूछेंगे? जरा सा नीतीश बाबू से पूछ लें तो लालू बाबू से पूछ लें तो ममता जी की राय ले लें, वहां वोट बैंक आएगा तो ऐसे लोगों से देश का विकल्प बनेगा, ऐसे लोगों से भारत का भविष्य बनेगा? बिल्कुल नहीं। मजे की बात है कि आज ऑपोजिशन यूनिटी को एक धक्का बेंगलुरु में ही लग गया। देवेगौड़ा की पार्टी जेडीएस ने ऐलान कर दिया कि वो विरोधी दलों की मीटिंग में शामिल नहीं होगी। पूर्व मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी ने कहा कि कांग्रेस तो उन्हें ऑपोजिशन का हिस्सा मानती ही नहीं है। जहां तक एनडीए का सवाल है तो उन्हें एनडीए की तरफ से अभी इन्विटेशन नहीं मिला है, जब मिलेगा तब देखेंगे कि उन्हें क्या करना है। महागठबंधन ने कभी भी जेडीएस को अपना हिस्सा नहीं माना। अब ऐसे में जेडीएस विपक्षी दलों की बैठक का हिस्सा बने, इसका तो सवाल ही पैदा नहीं होता। एनडीए ने भी हमें कभी किसी बैठक में न्योता नहीं दिया। हम देखेंगे कि उस मोर्चे पर क्या हो सकता है, लेकिन हम महागठबंधन का हिस्सा तो बिल्कुल नहीं बनने जा रहे हैं।
हालांकि कांग्रेस ने आज क्लियर कर दिया कि जेडीएस को विरोधी दलों के गठबंधन का हिस्सा नहीं बनाया जाएगा। जयराम रमेश ने कहा, अब राजनीति में ऐसे लोगों के लिए कोई जगह नहीं है जो पेंडुलम की तरह कभी इधर तो कभी उधर आते जाते रहते हैं। भारतीय राजनीति में त्रिशंकुओं के लिए कोई जगह नहीं है। आज के वक्त में, आज के हालात में त्रिशंकु रहना असंभव है। पार्टियों को तय करना है, क्या वो संविधान को सुरक्षित रखेंगे या वो उस पार्टी के साथ जाएंगे जो संविधान पर रोज हमला कर रहा है। ये त्रिशंकु का जमाना गया। जयराम रमेश की बात इंटरेस्टिंग है, लेकिन अगर पेंडुलम जैसे लोगों के लिए जगह नहीं है तो नीतीश कुमार वहां क्या कर रहे हैं? उनसे ज्यादा इधर से उधर टहलने वाला पेंडुलम और कहां मिलेगा? सवाल यह भी है, क्या जयराम रमेश शरद पवार को पेंडुलम कहेंगे? वो भी इधर से उधर जा सकते हैं। और अखिलेश यादव के बारे में क्या कहेंगे, जिन्होंने एक चुनाव में कांग्रेस से समझौता किया था और दूसरे में मायावती के साथ। हालांकि अखिलेश यादव के सुर अब बदल गए हैं। अखिलेश, जो पहले कांग्रेस को बीजेपी जैसा ही बताते थे, बेंगलुरु पहुंचकर कह रहे थे यहां पर देश के 2/3 जनता का प्रतिनिधित्व करने वाले नेता हैं। अब देश में बीजेपी का सफाया होकर रहेगा। मुझे खुशी इस बात की कि बेंगलोर में पटना के बाद बैठक हो रही है और भाजपा को 2/3 जनता हराने जा रही है। 2/3 यहां पर हैं। मुझे उम्मीद है कि देश की जनता इस बार भारतीय जनता पार्टी को बुरी तरह हरा करके भेजेगी। और सबसे पहले मैं धन्यवाद दूंगा कर्नाटक की जनता को, जिन्होंने फैसला लेकर के भारतीय जनता पार्टी को हराया। और इसी तरह मुझे देश के कोने कोने से जानकारी मिल रही है कि भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा। और सफाया का यही कारण है कि उत्तर प्रदेश में वो पुरानी आदतों में पड़ गए हैं। जो पुरानी आदत है, किसी को तोड़ लेना, लालच देना, स्वार्थ क्या है, क्या स्वार्थ से कैसे लाभ लिया जा सकता है, उस दिशा में लगातार काम करना शुरू भारतीय जनता पार्टी ने कर लिया है। और नकल करने वाले कभी पास नहीं होते हैं। जैसे ही उन्हें पता लगा कि बेंगलोर में बैठक होने जा रही है, उन्होंने अपनी बैठक बुलाई है। तो नकल करने वाले लोग कभी कामयाब नहीं होते। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।